प्रिय मित्रों, चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है फार्म रिफॉर्म एक्ट 2020, जो आज का करंट अफेयर भी है और किसानों के ऑनगोइंग एजिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेंड भी कर रहा है। बहुत सारे सब्सक्राइबर ने इसके बारे में पूछा था, इस पे वीडियो बनाएं, बिकॉज इस पे जो वीडियो बने हुए हैं उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें कवर हैं, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें मिसिंग भी हैं। तो हम वीडियो के शुरू में ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि ये वीडियो किसानों के फेवर के लिए है या अगेंस्ट के लिए है। ये बहुत ही न्यूट्रल एनालिसिस है, फैक्ट बेस्ड फैक्ट चेक एनालिसिस है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि ये फार्म रिफॉर्म एक्ट अल्टीमेटली किस ऑब्जेक्टिव को लेकर बनाया गया है और इसका क्या अल्टीमेटली रिजल्ट निकलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फार्म रिफॉर्म एक्ट 2020 जो सितंबर में पास हुआ है इस साल, उसमें 3 मेन एक्ट हैं, आपके सामने लिस्ट पे हैं। सबसे पहले 2 एक्ट जो हैं वो नए एक्ट हैं और तीसरा एक अमेंडमेंट एक्ट है। पहला वाला फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 और दूसरा फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 और तीसरा है अमेंडमेंट एक्ट। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में लागू हुआ था और उसमें बीच में कई बार अमेंडमेंट हुआ है और इसमें इस साल भी 2020 में भी कुछ अमेंडमेंट हुए हैं और इन तीनों को मिला करके फार्म रिफॉर्म बिल सितंबर में पास हुआ था और बाद में वो इनेक्टमेंट के लिए एक्ट बन गए, तीनों के तीनों फार्म रिफॉर्म एक्ट 2020। तो इन एक्ट के बारे में जानने से पहले हम थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाएंगे ताकि आपको सारी चेन पता चल जाए फार्मर से रिलेटेड और आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। तो कुछ अननोन फैक्ट के बारे में जानते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो कुछ आपको पता भी होंगे और कुछ आपके लिए सरप्राइज भी होंगे, बिकॉज ये जानना बहुत ज़रूरी है किसानों की आज की कंडीशन जो है हिंदुस्तान में आज़ादी के इतने साल पूरे होने के बाद भी उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारा देश भारत वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मसालों का, दाल, मिल्क, चाय, कैस्यूज, जूट, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गेहूं का, राइस का, फ्रूट का, वेजिटेबल, शुगर केन, कॉटन और ऑयल सीड का। तो ये एक फैक्ट है जो आपको बताता है कि दुनिया में एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर की कैपेसिटी में इंडिया की पोजीशन क्या है। एक दूसरा और फैक्ट आपको जान के सरप्राइज होगी कि करंटली 2019 के डाटा के अकॉर्डिंगली एग्रो केमिकल के प्रोडक्शन में दुनिया में इंडिया का 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, चौथा स्थान है। इसके अलावा लाइव स्टॉक जो पालतू पशु होते हैं वो इंडिया में 535.8 मिलियन है और जो दुनिया के जितने भी पालतू पशु हैं उनका 31% है। तो हमारे देश भारत में पूरी दुनिया के पालतू पशुओं का 31% सिर्फ इंडिया के अंदर है, जो फार्मर हैंडल करते हैं और जो हमारे एग्रीकल्चर फैक्ट के दायरे में आता है। और इसके अलावा इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे इरिगेशन की जो लैंड है वो सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया के अंदर। 96 मिलियन हेक्टेयर लैंड इंडिया में इरिगेशन के अंतर्गत आता है और इंडिया के अंदर 263 मिलियन पीपल्स एग्रीकल्चर के बिजनेस में एंगेज हैं और इस तरह से ये हमारे देश का सबसे बड़ा प्राइवेट एंटरप्राइजेस है, बिजनेस है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। और इसके अलावा इंडिया इज अमोंग टॉप 5 नेक्स्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। तो दुनिया के 5वें नंबर पे आते हैं हम एक्सपोर्ट करने के मामले में, और जिसमें मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस हैं। और इस ऊपर वाले सारे फैक्ट की समरी ये है कि एग्रीकल्चर इंडिया की जीडीपी में 50% कंट्रीब्यूट करता है और हमारी 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। इतने सारे फैक्ट और सरप्राइजेस के बावजूद भी
किसान की माइजरी और किसान के साथ दुखद बात यह है कि हमारे देश के किसान गरीबों में सबसे ज़्यादा गरीबों की कैटेगरी में हैं और आए दिन सुसाइड कमिट करने के लिए बाध्य होते रहते हैं। अब आप देखिए, दो ये कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट हैं। एक तरफ हमारा इंडिया का जो एग्रीकल्चर का स्टेटिक्स है इतना ज़्यादा है, और दूसरी तरफ किसान की कंडीशन आज़ादी से पहले के किसान की कंडीशन जैसी ही है। मैं बदतर वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, आप खुद डिसाइड करने का। अब इन फैक्ट को जानने के बाद हम थोड़ा सा भारत के किसान की हिस्टोरिकल जर्नी के बारे में जानते हैं, जिसको ब्रॉडली हमने दो कैटेगरी में बांटा है, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है। किसान की इस आज की दशा को जानने के लिए आपको वो चेन ऑफ लिंक जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्री इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले क्या था, फार्मर जमीन के मालिक नहीं थे। आपको ये जान के सरप्राइज होगा, शायद आपके दादाजी को ये चीज़ मालूम होगी, आपको बताया होगा तो, कि फार्मर जो थे ना अंग्रेजों के ज़माने में लैंड के मालिक नहीं थे। जितनी भी लैंड थी वो सब जमींदारों के हाथ में थी। वो जमींदार राज का ज़माना था, और सॉरी, ब्रिटिश सिस्टम ने सारे ज़मीनों की ओनरशिप जमींदारों को दी हुई थी, और फार्मर सिर्फ उस पर कल्टीवेट करते थे, और कल्टीवेट करने का ही उनका राइट था। अच्छा, इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसानों से कोई लेना देना नहीं था, ना तो उनकी कंडीशन से लेना देना था, ना इससे लेना देना था कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने क्या कर रखा था, जमींदारों से एक फिक्स प्राइस कर रखा था कि जितनी एग्रीकल्चर लैंड उनके अंडर में है उसका इतने परसेंट उनको उस पर फिक्स प्राइस चाहिए। अब उसके आगे वो किसानों से कितना लेते हैं कितना नहीं लेते हैं, वो जमींदारों की मर्जी पे और जमींदारों की दया पे किसानों को छोड़ दिया गया था। अब इसका रिजल्ट ये था कि मान लिया अगर जमींदार एरिया के हिसाब से 10 रुपये जमीन एकड़ के देता है अंग्रेजों को, अब वो किसानों से कितना लेता है उस पर कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, और ना ही गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्टेड है। तो होता क्या था, जमींदार किसान जितना भी खेत में उगाता था, फसल फाइनल होने के टाइम पे उसके आदमी खेत पे आते थे, और वो 1/3 से लेकर के और आधे तक की पूरी क्रॉप का प्रोड्यूस अपनी मनमर्जी से उठा के ले जाते थे। और तो और किसान को अपना माल घर ले जाने की जब तक इजाजत नहीं थी जब तक जमींदार आकर के अपने हिस्से को लेके ना चले जाए, और उसमें जमींदारों के लोगों की दादागिरी होती थी, और घर में कोई अनाज छुपा ना ले इसलिए घर के अंदर चौखट और दरवाजा लगाने की भी परमिशन नहीं थी। जमींदार जिसको परमिशन देते थे वही चौखट अपने घर में लगा सकता था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किसानों की प्री इंडिपेंडेंस कंडीशन क्या रही होगी। अब हम चलते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद जमींदार राज तो खत्म हो गया, लेकिन अब फार्मर ने जो अपना प्रोड्यूस पैदा करते थे उसको वो किसको बेचेंगे, तो उन्होंने उसको लोकल ट्रेडर को बेचना शुरू कर दिया। अब लोकल ट्रेडर, कोई रेट तो गवर्नमेंट ने फिक्स किया नहीं था, तो अपनी मर्जी से जो भी उनको रेट फिक्स करना था वो ले लेते थे, और गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं था। अब चूंकि ट्रेडर हमेशा से ही पैसे वाले लोग रहे हैं, और किसान हमेशा से ही गरीब रहे हैं, और उनको फसल का प्रोड्यूस रखने के लिए, गेहूं चावल रखने के लिए जगह भी नहीं होती थी, तो उन्हें तो वो तब कम क्रॉप जैसे ही कंप्लीट होती थी वैसे बेचना होता था, तो वो औने पौने दामों पर ट्रेडर उनसे ले लेते थे, और किसान की कंडीशन फिर भी वैसी की वैसी ही रही। तो इस कंडीशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने 1955 में एक इसेंशियल कमोडिटी एक्ट लेकर के आए, जिसमें सर्टेन कमोडिटी का प्राइस फिक्स करने का प्रोविजन था। अब गवर्नमेंट ने एक्ट ला करके ये तो बोल दिया कि गेहूं चावल और इन सब चीज़ों को इतने से कम रेट में नहीं कोई खरीद सकता। अब लो होना एक अपनी में अलग बात है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्योंकि किसानों को कोई गवर्नमेंट मशीनरी तो बीच में है नहीं जो इंश्योर करे कि ट्रेडर उसे सही रेट पे खरीद रहे हैं। और सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये होती थी, किसानों को फसल उपजाने के टाइम पे रेगुलर
खर्चे की ज़रूरत होती है, उसको पानी देना होता है, उसको खाद देना होता है, निराई गुड़ाई करनी होती है। अब उसके लिए उनको पैसा चाहिए। अब किसानों के पास में रिजर्व में मनी तो होती नहीं है, तो वो क्या करते थे, वो ट्रेडर से उधार लेते रहते थे, और उधारी उस समय तक इतनी हो जाती थी कि उनके पास अपनी फसल को उसी ट्रेडर को बेचने के अलावा कोई और चारा नहीं होता था। और ये सारी चीज़ें इतनी इनफॉर्मल होती थी कि गवर्नमेंट मशीनरी को ना तो कोई कंप्लेंट करता था और ना ही किसानों को उस समय तक इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी थी। तो गवर्नमेंट ने फिर किसानों की इस दयनीय दशा को देखते हुए फिर एक एपीएमसी एक्ट लाया 1963 में। एपीएमसी एक्ट का मतलब है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, कृषि उत्पादन मंडी समिति। नॉर्थ इंडिया में इसको आज भी कृषि उत्पादन मंडी समिति या सिर्फ मंडी के नाम से जाना जाता है। अब इसमें इंप्रूवमेंट क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो इसेंशियल कमोडिटी के रेट फिक्स किए थे, उनसे कम रेट पे नहीं बेचा जाएगा। गवर्नमेंट ने ये मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया कि किसान अपने माल को डायरेक्ट मार्केट में नहीं बेचेगा ताकि उसका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उसको वो मंडी में लाके रेगुलेटरी अथॉरिटी की सुपरविजन में बेचेगा और ट्रेडर भी उसकी सुपरविजन में ही खरीदेंगे, जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि किसान का माल इसेंशियल कमोडिटी के फिक्स किए हुए प्राइस पे बिक रहा है। तो गवर्नमेंट के प्रयास आप देखिए काफ़ी काफ़ी सराहनीय रहे हैं उस टाइम पे भी। लेकिन जब एपीएमसी एक्ट 1963 आया था, तब भी भोले भाले किसानों को इसका फैक्ट पता नहीं था, तो ट्रेडर्स के द्वारा उनको उस समय पे भी भड़काया गया था और उस समय पे भी एजिटेशन हुए थे। तो ये हुई हिस्ट्री की बात। अभी हम एपीएमसी सिस्टम को और एमएसपी को, जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में हमने फिक्स प्राइस की बात की है, उसको मिनिमम सेलिंग प्राइस के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, तो हम उसको एमएसपी टर्म यूज़ करके आगे उसको समझेंगे। तो अभी इस टॉपिक को थोड़ा सा और समझते हैं कि अभी एपीएमसी सिस्टम में 1963 के बाद से क्या क्या खामियां आ गई हैं और समय के साथ से इसमें क्या क्या बदलाव लाने की जरूरत है। तो आप देखिए सामने की इस एरो साइकिल में, फार्मर की फसल को वो सिर्फ बेच सकता है एपीएमसी मार्केट में ले जाके, मंडी में ले जाके बेच सकता है, बाहर नहीं बेच सकता। बाहर अगर बेचेगा तो छुटपुट छोटा मोटा बेच सकता है, वो भी अनऑफिशियली, बट उसकी अगर बल्क रिक्वायरमेंट है और वो बाहर बेचते पकड़ा गया तो वो गैर कानूनी माना जाएगा और उस पर एपीएमसी के टैक्सेस वगैरह जो लेवी वगैरह है वो लागू हो जाएगी। तो अभी सारे फार्मर फसल तैयार होने पे अपनी क्रॉप को, अपने प्रोड्यूस को एपीएमसी मार्केट में लेके आते हैं। अब वही ट्रेडर जो पहले ऑफलाइन ट्रेडिंग करते थे, बिना एपीएमसी मार्केट के खरीदते थे, यहाँ आकर के खरीदते हैं। अभी कहने को तो ये सिस्टम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज की डेट में आप इसमें खामियां देखोगे ना, तो किसान को कभी भी एमएसपी पे माल नहीं बिकता, उसका माल हमेशा नीचे के दामों पर ही बिकता है। उसका कारण क्या होता है, लेने वाले सिंडिकेशन कर लेते हैं, वो ग्रुपिंग कर लेते हैं, और वो फार्मर के जो क्रॉप होती है, जो प्रोड्यूस होता है, उसमें 10 कमी निकाल के बोलते हैं कि इतने में तो ये नहीं बिकेगा, तुमको जिसको बेचना है बेच लो। अभी हफ्ते 10 दिन माल वहाँ पड़ा रहता है और गवर्नमेंट की अथॉरिटियाँ भी साथ में सिंडिकेट हो जाती हैं, तो किसान बेचारा परेशान होकर के, फॉर एग्जाम्पल अगर गेहूं का एमएसपी 1800 रुपये है और उसको उन्होंने बोला भाई 1600 रुपये पे खरीद सकते हैं, 1600 से ऊपर नहीं खरीद सकते। अब वो 8 दिन रुके या 10 दिन रुके वहाँ पे फसल के साथ पड़ा रहे, लास्ट में उसको क्या होता है, वो उन्हीं के एग्रीड प्राइस पर बेच करके जाना होता है। तो अल्टीमेटली जो जो एक्ट का पर्पस था, जो एपीएमसी सिस्टम का पर्पस था, चाहे वो गेहूं या चावल में हो या सब्जी मंडी वाले में हो, उसका पर्पस सर्व होना बंद हो गया और किसान को अल्टीमेटली कंप्रोमाइज रेट पर ही अपना माल बेचना पड़ रहा है। और उसके बाद ये ट्रेडर उस माल को खरीद लेते हैं और ऑफलाइन गवर्नमेंट के रेट पे एक दूसरे को बिल बना करके, एमएसपी पे बिल बना के पूरे सिस्टम को नॉर्मलाइज भी करते हैं और फिर आगे खरीदे हुए किसान के प्रोड्यूस को स्टॉक भी करते हैं और बाद में फिर रिटेलर को अपने हिसाब से आगे बेचते हैं। तो ये कंप्लीट सिस्टम है। तो आप देखिए करंट सिनेरियो में फार्मर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको ले जाके बेचना है, माल उधर ही रखना है कृषि उत्पादन मंडी समिति में,
और वो ट्रेडर्स अपने रेट पर ही उसको खरीदेंगे और ज़्यादा दिन ना तो किसान माल को अपने पास रख सकता है, उसके पास गोदाम नहीं है, और वहाँ मंडी में भी कब तक बैठेगा, तो अल्टीमेटली उसको बेच करके मजबूरी में जाना ही पड़ता है। तो ये किसान की अल्टीमेट दुर्दशा का कारण है। और इसके पीछे दूसरा कारण ये भी है कि वो उन्हीं ट्रेडर से बीच में लोन भी लेता है अपने अपनी कृषि की उपज को एंड तक लाने के लिए, पकाने के लिए, और अल्टीमेटली वो फिर बाध्य होता है पुराने सिस्टम के हिसाब से आज़ादी के बाद वाले इन्हीं लोगों को माल देने के लिए। अब इन सब दशाओं के चलते ही आज भी देखिए किसानों की दुर्दशा में कोई सुधार नहीं है, और आत्महत्या यदा कदा और लोन और ऋण से ग्रस्त फार्मर दुखी ही पाए जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो फार्म रिफॉर्म एक्ट 2020 के एक्ट हैं उनका अल्टीमेटली समरी क्या है, तो आपके सामने टेबल पे ये समरी दी हुई है। फार्मर को अपना प्रोड्यूस बेचने के लिए बीच वाला चैनल तो है ही, एपीएमसी में जाके तो वो अभी भी बेच सकता है, लेकिन इन एक्ट के माध्यम से गवर्नमेंट ने कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म भी डेवलप करने का प्रोविजन दिया है, जिसमें फार्मर को अपना प्रोड्यूस जाके बेचने के लिए ऑप्शन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाला देखिए कि फार्मर चाहे तो कृषि प्रोडक्ट से जुड़ी हुई बड़ी कंपनियों को, जैसे आटा आटा बनाने वाली कंपनी, उनको डायरेक्ट भी एग्रीमेंट करके अपने गेहूं को उनको डायरेक्टली बेच सकता है, अपनी किसी भी फसल के प्रोड्यूस को उससे रिलेटेड कंपनियों को डायरेक्ट एग्रीमेंट करके बेच सकता है। तो गवर्नमेंट ने एक दूसरा एक पोर्टफोलियो प्लेटफॉर्म तैयारी की, ताकि किसान के पास में ऑप्शन रहे कि वो एपीएमसी मार्केट में अगर उसका ठीक बिकता है तो उधर जाके बेच ले, अगर कंपनी के साथ उसका एग्रीमेंट विन विन सिचुएशन में आता है तो वो उस पर भी कंपनियों को डायरेक्टली माल बेच सकता है। पर आज की डेट में आटा बनाने वाली कंपनी डायरेक्ट फार्मर से गेहूं नहीं खरीद सकती, उनको भी एपीएमसी मार्केट में ट्रेडर्स के थ्रू ही गेहूं खरीदना पड़ता है, और तब वो आटा बना करके रिटेलर और कंज्यूमर को बेचते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इन एक्ट के प्रयासों से जो कंपनी वाला जो रिक्वायरमेंट है उसको डायरेक्टली फार्मर से लिंक करने का ट्राई किया है एग्रीमेंट के थ्रू। और लास्ट वाला जो तीसरा है, ये एक बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच है गवर्नमेंट की। जिस तरह से शेयर मार्केट होते हैं, शेयर मार्केट में एक शेयर बेचने वाला होता है और शेयर खरीदने वाला होता है, तो आप जब चाहे अपने शेयर बेच दो और जब चाहे अपने शेयर खरीद लो। जब आपको रेट हाई लगता है बेच दो, और जब चाहे आपको रेट लो लगता है आप खरीद सकते हो। तो फार्मर्स के लिए तीसरा एक प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी की गई है इन एक्ट के माध्यम से, कि जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होंगे उनका शेयर मार्केट के जैसे रोज दिन में ऑनलाइन ट्रेडिंग होगा और उसका रेट अवेलेबल होगा, और किसान अपने प्रोड्यूस को जब चाहे ऑनलाइन ट्रेडिंग करके बेच सकते हैं, और इस तरह से उनको जब मुनाफा लगता है तब बेच सकते हैं, और जब उनको लगता है कि मुझे स्टॉक करना है मेरी कैपेसिटी है तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसको स्टॉक कर सकते हैं। तो आप देखिए इन फॉर्म रिफॉर्म एक्ट के माध्यम से किसानों को एपीएमसी मार्केट का माध्यम तो रखा ही गया है, इसके अलावा और भी दो माध्यम दिए गए हैं जो वो अपनी क्षमता के हिसाब से जहां चाहे अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। तो ये हुई इन फॉर्म रिफॉर्म एक्ट की समरी। अभी आप सोच रहे होंगे कि जब इतने सारे माध्यम अवेलेबल हैं तो फिर किसानों को एजिटेशन करने की जरूरत क्या है, और एपीएमसी में वो क्यों नहीं जाएंगे, और एपीएमसी पे इन दोनों माध्यम का क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अल्टीमेटली सिनेरियो कैसा हो सकता है। तो इस चीज को हम थोड़ा बाद में देखेंगे। इसके पहले हम इन दोनों तीनों एक्ट की फीचर्स को देख लेते हैं। हालांकि हमने इसको बहुत डिटेल में नहीं यहाँ पे डिस्कस किया है, सिर्फ की पॉइंट जो किसानों के और किसी दूसरे के फायदे या नुकसान को हो सकते हैं उन्हीं को रखा है, क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य आम नागरिक और जनता को जानकारी देने का उद्देश्य है, ना कि आपको कानून का विशेषज्ञ बनाना। तो इस एक्ट का उद्देश्य जो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020 है, इसका उद्देश्य जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि किसानों को एपीएमसी मार्केट के अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल करवाना है, जहां पे वो अपनी मर्जी के हिसाब से सेलेक्ट कर सके और अपने सामान को बेच सकते हैं।
और इसके अलावा ये एक्ट जैसा हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और ई कॉमर्स का भी ऑप्शन फार्मर्स को देता है, जिस तरह से शेयर्स की शेयर मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। और दूसरे इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि एपीएमसी मार्केट में जो गवर्नमेंट फीस लेवी करती है, जो टैक्स लेवी करती है, स्टेट गवर्नमेंट को प्रोहिबिटेड किया गया है कि आप जो माल एपीएमसी की बाउंड्री में, फिजिकल बाउंड्री में बिकने के लिए आएगा, उन पे तो अपनी फीस और लेवी लगा सकते हो, लेकिन एपीएमसी के बाहर कोई भी माल अगर बिकता है, अगर कंपनी को एग्रीमेंट के थ्रू बिकता है या ऑनलाइन ट्रेडिंग में बिकता है, तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी फीस नहीं लगा सकती। ये इसका एक मेन प्रोविजन है। और इसके अलावा इन इन तीनों एक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट किसान में या किसी दूसरी पार्टी में होता है, तो उसके लिए एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया गया है, सुलह समझौते का, एक एसडीएम के लेवल पे अथॉरिटी देके, जिससे उनका त्वरित निपटारण हो। अगर कोर्ट में जाते हैं तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है और किसान कोर्ट में जाने से ही डरता है, क्योंकि वहां पे फिर वकीलों का झंझट हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने किसान और उसके सामने वाली दूसरी पार्टियों के झगड़े के निपटारण के लिए, त्वरित कार्रवाई के लिए एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी इन एक्ट में बनाया है, और जिसकी अथॉरिटी बहुत ही लोअर लेवल पे एसडीओ को दी गई है, ताकि उनका फैसला तुरंत और बहुत जल्दी से हो जाए। तो ये थे इसके की फीचर। इसका एक और की फीचर्स है, अभी क्या होता था, एपीएमसी मार्केट में ट्रेडिंग सिर्फ लाइसेंस ट्रेडर ही करते थे, जिनको नॉर्थ इंडिया की भाषा में आड़तिया बोलते हैं, और इनको जनरल भाषा में आप मिडिल मैन बोल सकते हो। तो पूरा मार्केट अभी मिडिल मैन कंट्रोल करते थे। इन एक्ट के माध्यम से उनका इंपोर्टेंस कम किया गया है। कोई भी आदमी चाहे तो ट्रेडर का काम कर सकता है, फार्मर से फार्मर से कंपनियों को भी माल लेने देने का काम कर सकता है, और इस एग्रीमेंट के का मेंबर भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए। तो मतलब आम आदमी भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है। इसमें ट्रेडर्स की मोनोपोली खत्म करने का प्रयास किया गया है। अभी हम दूसरे इंपॉर्टेंट एक्ट के की फीचर्स देखते हैं, फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। तो आप देखिए इसमें दो चीज हैं, एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। तो अभी हम इसके की फीचर्स को देखते हैं। अभी ये एक्ट ये लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फार्मर्स को कि वो चाहे तो डायरेक्ट कंपनियों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, प्री अरेंज कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट में वो खड़ी हुई फसल पे एग्रीमेंट करके, और जब उनका प्रोड्यूस रेडी हो जाएगा, एक फिक्स रेट पे बेचने के लिए एग्री हो सकती हैं, और उसमें प्राइस भी फिक्स कर सकती हैं, और सर्विसेज भी फिक्स कर सकती हैं। सर्विसेज मतलब जैसे अभी आपको पता होगा शुगर केन का होता है, शुगर केन एपीएमसी के दायरे से बाहर होता है आपके सरप्राइज के लिए, और उसमें किसानों का कोई नुकसान नहीं है। जो शुगर मिल वाले होते हैं वो अपने गेट पे भी माल खरीदते हैं, और किसान के फार्म से भी डायरेक्टली लेकर फिक्स रेट पे जाते हैं, जो इसेंशियल कमोडिटी में गवर्नमेंट रेट फिक्स करती है। तो फॉर्म रिफॉर्म एक्ट का सबसे बढ़िया एग्जिस्टिंग एग्जांपल आपका शुगर केन का बिजनेस है, जिसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, गवर्नमेंट रेट फिक्स करती है, और किसान के खेत से लेकर के शुगर इंडस्ट्री जाती है गन्ने को, और चाहे तो एनहेंस रेट पे अपने गेट पे भी वो गन्ने को खरीदती है। तो इस तरह का एग्रीमेंट अब किसान शुगर केन के अलावा बाकी सारी फसलों के प्रोड्यूस के लिए भी कर सकते हैं इस नए एक्ट के अंदर, और सर्विसेज भी डिसाइड कर सकते हैं। चाहे तो वो अपने खेत को प्राइवेट कंपनियों को फार्मिंग करने के लिए भी दे सकते हैं, अपनी मर्जी के एग्रीमेंट के रेट के हिसाब से। तो ये है फार्म सर्विस एक्ट का की फीचर्स। इसके दूसरे की फीचर्स हैं, इसके अंदर ये मैंडेटरी प्रोविजन किया गया है कि जो भी कंपनी किसान का प्रोड्यूस खरीदेगी, उसको किसान के खेत पर आकर खरीदना है, किसान को कहीं लेकर नहीं जाना है। ये एक मैंडेटरी कंडीशन है, ताकि किसान परेशान ना हो। एक दूसरी और बहुत बढ़िया चीज इसके अंदर है कि वो प्राइस फिक्स कर सकता है। प्राइस दो तरह के होंगे, एक होगा मिनिमम एश्योर्ड प्राइस, मिनिमम गारंटी प्राइस, और दूसरा होगा एनहेंस प्राइस
बेस्ड अपॉन द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप और प्रोड्यूस। तो फॉर एग्जाम्पल किसी साल किसान की फसल की क्वालिटी अच्छी नहीं रही तो प्राइवेट कंपनियां मना नहीं कर सकती खरीदने के लिए, उनको जो मिनिमम एसेटेंड प्राइस है उस पर खरीदना ही पड़ेगा। तो ये हो गया सर्टेनिटी कि बाद में एग्रीमेंट कैंसिल हो गया तो किसान कहाँ जाएगा। और दूसरे क्रॉप को इंश्योरेंस का भी प्रोविजन इंश्योरेंस में है, वो फार्मर के लिए भी है और वो दूसरी पार्टियों के लिए भी है। और इसमें भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल तरीके से रखा गया है कि डायरेक्टली किसान एसडीओ लेवल पे जाके अपनी कंप्लेंट रेज करके वहां पे स्लो समझौता करके और अपना निपटारण कर सकते हैं। तो ये दोनों की फीचर्स हुए इन एक्ट्स के। अभी देखते हैं लास्ट में जो अमेंडमेंट एक्ट है। तो ये अमेंडमेंट सिर्फ एक ही अमेंडमेंट हुआ है। ये एक्ट हमने जैसे पहले डिस्कस किया 1955 का है। ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अलाउ करता है कि वो किसी भी कमोडिटी को जब नेशनल इंटरेस्ट में उसको लगे तो उसको एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर सकती है और उसके रेट को कंट्रोल कर सकती है। जैसा कि अभी कोविड पेंडेमिक ने गवर्नमेंट ने किया था, आपको पता है कि हैंड सैनिटाइजर के रेट कितने ज़्यादा हाई चले गए थे और ब्लैक मार्केटिंग कितनी होने लग गई थी। तो गवर्नमेंट ने उसको इसके अंदर ला करके अभी 1 रुपए का 2 ml रेट फिक्स कर दिया। 50 रुपए में 100 ml, इससे ज़्यादा कहीं भी कोई बेच नहीं सकता है ऑल ओवर इंडिया में। और इसके अलावा जो फेस मास्क है उनके रेट को भी गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर दिया इस कमोडिटी एक्ट के प्रोविजन के अंतर्गत। अब कोई भी आपसे इस रेट से ऊपर हैंड सैनिटाइजर और दूसरी कोई चीज़, दूसरा फेस मास्क कोई नहीं बेच सकता। दूसरा है अभी गवर्नमेंट ने जो इसमें अमेंडमेंट किया है वो ये है, ये एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस हैं उनमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस सिर्फ प्राइस राइज होने के केस में करने की बात करता है। मतलब जैसे अभी प्याज के रेट बढ़े हुए हैं, जैसे आलू का रेट बढ़ा हुआ है, तो जब रेट सर्टेन लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो गवर्नमेंट उनको रेगुलेट कर सकती है। गवर्नमेंट उनको जो स्टॉकिस्ट हैं उनको कंट्रोल कर सकती है कि तुम इससे ज़्यादा स्टॉक अभी नहीं कर सकते, तुमको इमीडिएटली मार्केट में निकालना है। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो स्पेशली सब्जियां हैं, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस जो हैं, जब उनका रेट 100% से ज़्यादा हो जाए, मतलब डबल हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर प्याज है, प्याज जनरली 10 रुपये किलो बिकती है, अगर 20 रुपये किलो या उससे ज़्यादा हो जाए तो गवर्नमेंट को ये पावर होगी कि वो इमीडिएटली प्याज को रेगुलेट कर सकती है और जितने भी स्टॉकिस्ट हैं उनको ऑर्डर दे सकती है कि तुम प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते। और अल्टीमेट आइडिया है कि मार्केट में प्याज अवेलेबल हो, ओनियन अवेलेबल हो। दूसरा है नॉन पेरिसेबल एग्रीकल्चर फूड स्टफ लाइक दाल, गेहूं, चावल, जो जल्दी से खराब नहीं होते हैं, उनका रेट अगर 50% से ऊपर चला गया है तो भी गवर्नमेंट को अथॉरिटी है कि वो उनके उनके स्टॉकिस्ट को कंट्रोल कर सकती है, उनको ऑर्डर दे सकती है कि आप मार्केट में इनको रिलीज करो, इन फूड स्टफ को रिलीज करो। अभी आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि ये फिर रेट किस तरह से डिसाइड होता है कि कब वो 50% हो गया और कब वो 100% हो गया। तो उसका प्रोविजन ये है कि पिछले 12 मंथ में जो उसका रेट रहा है, उस रेट का 12 मंथ का जो मैक्सिमम रेट रहा है वो उसका बेस रेट होगा, या पिछले 5 सालों में उस कमोडिटी का जो एवरेज रिटेल प्राइस रहा है, उन दोनों रेट को देखा जाएगा और उसमें जो लोअर होगा उसको बेस रेट मान करके उसका 100% या 50% कैलकुलेट किया जाएगा और गवर्नमेंट तब उस पर एक्शन ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम प्याज का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर प्याज का रेट पिछले 12 मंथ में 20 रुपये रहा और पिछले 5 सालों में 15 रुपये रहा, तो अब उसमें चूज होगा 15 रुपये। और जैसे ही रेट 30 रुपये जाएगा तो गवर्नमेंट अभी एक्शन में आ सकती है और जितने स्टॉकिस्ट हैं उनको ऑर्डर दे सकती है कि वो अभी स्टॉक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा नहीं करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन तीनों एक्ट में बेसिकली क्या चीज़ें किसानों के फायदे के लिए हैं और क्या चीज़ें किसानों या किसी दूसरे के फायदे के लिए हैं। और इसको हम यहाँ समरी के रूप में एक बार दोबारा प्रोड्यूस करते हैं, दोबारा दिखाएंगे आपको, और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या किसके फेवर में है और क्या किसके फेवर में नहीं है। तो सबसे पहला इसका इफेक्ट ये है कि ये फॉर्म रिफॉर्म एक्ट आने से
जो एपीएमटी सिस्टम है वो वीक हो जाएगा, क्योंकि किसान के पास में उससे बाहर जाके भी अपने प्रोड्यूस को बेचने का ऑप्शन रहेगा। और चूंकि स्टेट को एग्रीकल्चर से रिवेन्यू मेनली एपीएमसी से आता है, तो स्टेट का रिवेन्यू कम हो जाएगा, और जो आढ़तिया और जो ट्रेडर वहां पे बैठे हुए हैं उनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी और उनकी बिजनेस कम हो जाएगी। तो ये एक मेन इसमें इफेक्ट आएगा। दूसरे, जो फार्मर्स को मल्टीपल रूट मिलेंगे अपने प्रोड्यूस को बेचने के लिए। एपीएमसी तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा उनको डायरेक्ट कंपनियों को बेचने का ऑप्शन रहेगा, और इसके अलावा उनको शेयर ट्रेडिंग के जैसे ऑनलाइन बेचने का ऑप्शन भी रहेगा। दूसरे, इनमें यह भी प्रोविजन है कि एग्रीमेंट में अगर फार्मर बेचता है तो उसको मिनिमम गारंटी प्राइस मिले, चाहे उसकी फसल की क्वालिटी कम भी हो गई हो तो भी उसको असर्टेन प्राइस मिलना गारंटी है। और एक दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसके अंदर है कि अगर किसी वजह से किसान की फसल डूब गई और किसान के ऊपर लायबिलिटी ज्यादा हो गई, तो कल प्राइवेट कंपनियां उसकी जमीन ना हड़प लें, तो इन एक्ट में यह भी प्रोविजन रखा गया है कि किसी भी डेप्ट की कंडीशन में इन एक्ट के अंतर्गत किसान की जमीन को कोई भी जब्त नहीं करेगा, उसकी जमीन पे कोई भी केस हड़पने के लिए नहीं चलाएगा इन एक्ट के अंतर्गत। तो उसको लैंड की भी सिक्योरिटी और सेफ्टी दी हुई है। अच्छा, और जो ट्रेडिंग का स्कोप है वो लार्ज पॉपुलेशन को जाएगा। पहले क्या होता, जो लाइसेंसी आड़तिए हैं, मिडिल मैन है, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस जिनके पास है वही वहां पे मंडी में ट्रेडिंग करते थे। अभी कोई भी पैन कार्ड होल्डर बिना किसी दूसरे लाइसेंस के भी डायरेक्टली मिडिल मैन का काम कर सकता है और अपना कमीशन उस पर ले सकता है। इससे क्या फायदा नुकसान होगा, जो करंट ट्रेडर्स हैं उनका धंधा कम हो जाएगा, उनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से क्या होगा, गवर्नमेंट जब चाहे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अलावा दूसरी कमोडिटी को भी रेगुलेट कर सकती है, जैसा उन्होंने कोरोना के टाइम पे हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क को किया। अच्छा, गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है स्टॉक को रेगुलेट करने का वो भी लिमिटेड हो जाएगा। वो सिर्फ प्राइस हाइक होने पर ही, जैसा हमने 50% और 100% डिस्कस किया, तभी उसको इंटरफेयर करेगी, और इंटरफेयर भी नेशनल इंटरेस्ट में करेगी। और इस तरह से ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो होगी, और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है वो उसका अटेंशन एग्रीकल्चर की तरफ जाएगा, और ओवरऑल शायद इससे फार्मर एम्पावर हो, जागरूक हो, और उसको उसको उसके प्रोड्यूस का राइट रेट मिले। तो मुझे उम्मीद है इस छोटे से वीडियो में आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप जन जागृति के लिए बाकी लोगों को शेयर करिए, जिससे लोगों को समझ में आए। और आपकी कोई क्वेरी और फीडबैक है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।